दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी गुफाओं में से एक की बात करें तो यही वो जगह है जहां जाने का हौसला हर किसी में नहीं होता। लेकिन तीन दोस्तों ने एडवेंचर का जुनून सर पर सवार कर लिया और इस जानलेवा गुफा में जाने की ठानी। इस खतरनाक सफर के दौरान ऐसा हादसा हुआ कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। जब तीनों दोस्त गुफा के अंदर गए तो उन्होंने सोचा था कि यह सिर्फ एक रोमांचकारी अनुभव होगा, मगर वहां जो हुआ उसने इस एडवेंचर को एक डरावनी ट्रेजेडी में बदल दिया। नीचे तो ये तीनों उतर गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इनमें से कोई वापस आ पाया? Now to those deadly caves, a pair of divers' bodies First found. light, rescue divers will resume their search for a diver who never resurfaced. Sinkhole is a well-known but very dangerous cave diving location in Hernando County. पैट्रिक पीकॉक और क्रिस रेडनमायर अपने तीसरे दोस्त जस्टिन ब्लॉक के साथ ईगल नेस्ट नाम की गुफा में जाते हैं, जो दुनिया की सबसे खतरनाक गुफाओं में से एक मानी जाती है। इस गुफा की गहराई में जाने के लिए पहले उन्हें लगभग 50 फीट तक पानी में गोता लगाना पड़ता है। बता दें कि इस गुफा की कुल लंबाई करीब 1 किलोमीटर है और इसका अंतिम सिरा लगभग 350 फीट की गहराई पर स्थित है। इस गुफा की खतरनाक प्रकृति को देखते हुए एंट्रेंस पर एक बड़ा लकड़ी का बोर्ड लगाया गया है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी गई है कि यहाँ जाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। 50 फीट नीचे जहाँ से गुफा का असली रास्ता शुरू होता है, वहाँ भी एक चेतावनी बोर्ड मौजूद है। इसमें विशेष रूप से लिखा गया है कि इसके आगे बढ़ना आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। इस गुफा का डरावना इतिहास भी है। पहले एक पिता और उसके बेटे की यहाँ डूबने से मौत हो चुकी है। अगर आप इस घटना पर भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी के तीनों डाइवर्स में से दो यानी क्रिस और पीकॉक बहुत ही अनुभवी ड्राइवर्स थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस गुफा में प्रवेश करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इसके बावजूद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनका यह एडवेंचर बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेगा। डाइविंग शुरू करने से एक दिन पहले क्रिस और पीकॉक गुफा का अच्छे से निरीक्षण करते हैं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज की बारीकी से जांच करते हैं। उन्होंने बैकअप सिलेंडर्स, जिन्हें बेल आउट बॉटल्स कहा जाता है, को गुफा के अंदर 3 अलग अलग पॉइंट्स पर रख दिया। पहला 20 फीट, दूसरा 70 फीट और तीसरा 120 फीट की गहराई पर। इन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कई बार हीलियम भरी जाती है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके। ईगल नेस्ट गुफा बाकी गुफाओं से इसलिए खास है क्योंकि इसमें 3 मुख्य एंड पॉइंट्स के साथ कई छोटे छोटे रूम्स भी हैं। इन रूम्स में ड्राइवर्स रुककर आराम कर सकते हैं। उनका पहला टास्क था गुफा के अपस्ट्रीम टनल में प्रवेश करना। शुरुआती पॉइंट क्रेविस केव था, जहां से वे पहला रूम पार करते हुए ईगल नेस्ट गुफा के सबसे बड़े रूम सुपर रूम तक पहुंचे। सुपर रूम का आकार इतना विशाल था कि यह किसी बड़े एयरक्राफ्ट हैंगर जैसा प्रतीत होता था। सुपर रूम तक पहुंचने के बाद क्रिस और पीकॉक ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने डाउनस्ट्रीम टनल में प्रवेश करने की कोशिश करने का फैसला किया, जो इस गुफा के विपरीत दिशा में था। जस्टिन ब्लॉक, जिसे डाइविंग का बहुत अधिक अनुभव नहीं था, ने गुफा की सतह के पास ही रहने का फैसला किया। उनकी टीम मीटिंग के दौरान यह तय हुआ था कि यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो सभी 3 सदस्य मुख्य एंट्रेंस पॉइंट पर ठीक 3 बजे मिलेंगे। इन तीनों ने डाइविंग के लिए अंडर वाटर स्कूटर, बैकअप स्कूटर और रीब्रीथिंग गैजेट्स का इस्तेमाल किया। डाउनस्ट्रीम टनल में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने हाथ पर बंधे डाइविंग कंप्यूटर से समय और गहराई को चेक किया। उस समय दोपहर के 2 बजे थे, यानी उनके पास एंट्रेंस पॉइंट पर मीटिंग के लिए लगभग 1 घंटा बचा हुआ था। उनका मैप पूरी तरह से स्पष्ट था। उन्होंने पहले पिट, फिर जिम्स रूम और उसके बाद हाफ मून रूम को पार करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य रूम ऑफ ड्रीम्स तक पहुंचने की योजना बनाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती शुरुआत में ही थी। गुफा के नीचे जाने वाला एक संकीर्ण टनल, जिसे पिट कहा जाता है। यह पॉइंट 260 फीट की गहराई में स्थित है और इसमें कई जटिल पाथवेज हैं। पानी के अंदर इस खतरनाक गुफा में विजिबिलिटी लगभग 0 के बराबर थी। क्रिस और पीकॉक ने गहराई में जाने के लिए अपनी तैयारियों के साथ 43 मिनट के भीतर गुफा के एक खास पॉइंट पर पहुंचने में सफलता हासिल की। इस समय वे धरती की सतह से लगभग 80 मीटर नीचे थे। गुफा के अंदर एक टनल से गुजरते ही वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां रास्ते का निर्णय लेना बेहद मुश्किल था। हालांकि अपनी योजना के अनुसार वे एंट्रेंस पर लौटे और अपनी अगली रणनीति के लिए लगभग 6 मिनट तक वहां रुककर हर एक पहलू पर विचार किया। इसके बाद
दोनों एक बार फिर से उसी टनल से प्रवेश करते हैं, मगर इस बार वह होता है जिसका डर सबसे अधिक था। पीकॉक क्रिस से आगे बढ़ चुका था और जैसे ही उसने आगे का रास्ता पार किया, उसे यह महसूस हुआ कि क्रिस टनल के संकरे हिस्से में कहीं अटक गया है। इस खतरनाक स्थिति में क्रिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसी दौरान पीकॉक को अपनी सारी चीजें, स्कूबा इक्विपमेंट और अन्य सामान उतारना पड़ता है, क्योंकि उसकी ड्यूट बॉटल, जो ऑक्सीजन सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, खराब हो चुकी थी। दूसरी ओर क्रिस की हेडलाइट, जो पानी में उसके लोकेशन को दिखाती थी, पूरी तरह से बंद हो गई। पीकॉक ने स्थिति को संभालने के लिए बेल आउट बॉटल्स तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण उसे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी बीच ब्लैकली ने, जो मीटिंग पॉइंट पर पहले ही पहुंच चुका था, दोनों की तलाश शुरू की। उसने 3 बजे के तय समय पर वहां इंतजार किया और जब क्रिस और पीकॉक कहीं नजर नहीं आए तो वह चिंतित हो गया। कुछ मिनट रुकने के बाद उसने सतह पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। बार बार गोता लगाकर उसने मीटिंग पॉइंट पर उन्हें खोजने की कोशिश की। यह सिलसिला उसने लगभग 3 घंटे तक जारी रखा, लेकिन 6 बजे तक उसे कोई संकेत नहीं मिला। आखिरकार ब्लैकली ने घबराहट में स्थानीय पुलिस को कॉल किया। फोन पर हनानो काउंटी के एक पुलिस अधिकारी ने जब यह सुना कि 2 डाइवर्स गुफा में गए हैं और वापस नहीं लौटे, तो वह तुरंत चौकन्ना हो गया। यह गुफा पहले भी कई जाने ले चुकी थी। 1981 के बाद से यहाँ लगभग 10 मौतें हो चुकी थी। पुलिस और अथॉरिटीज को इस गुफा तक पहुंचने में कई घंटे लगे। रास्ता कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ था, जहां केवल 4 पहिया गाड़ियां ही चल सकती थीं। दिन ढलने की वजह से सूरज की रोशनी कम हो रही थी, जिससे स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई। जैसे ही पुलिस मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंची, उन्होंने ब्लैकली को अकेला खड़ा पाया। वह अपने दोस्तों की चिंता में बहुत घबराया हुआ था। रात के 11 बजे 2 अनुभवी डाइवर्स, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स भी थे, रॉबर्टसन और उसका साथी, गुफा में प्रवेश करते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही उन्होंने बेल आउट बॉटल्स को देखा। यह स्पष्ट था कि उन्हें अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं था। इस बात से यह साफ हो गया था कि क्रिस और पीकॉक दोनों अब तक वापस उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए थे जहां वे मीटिंग करने वाले थे। समय बहुत बीत चुका था। आखिरकार सुबह के करीब 3:30 पर दोनों ऑफिसर्स ने पानी के नीचे काफी खोजबीन के बाद वापस सतह पर आने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने अपस्ट्रीम टनल और लॉकवुड टनल एरिया को पूरी तरह से स्कैन किया था, लेकिन उन्हें क्रिस और पीकॉक का कोई सुराग नहीं मिला। करीब 15 मिनट के अंतराल के बाद एक दूसरी सर्च टीम ने पानी में प्रवेश किया। इस टीम में एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और एक अनुभवी फायर फाइटर शामिल थे। उनका मुख्य लक्ष्य था उस डाउनस्ट्रीम टनल तक पहुंचना जहां पहली टीम नहीं जा पाई थी। मगर जैसे ही उन्होंने अपनी खोज शुरू की, वही हुआ जिसका डर सबसे अधिक था। पिट की ओपनिंग के पास उन्हें पीकॉक और क्रिस की बॉडी पानी की सतह पर तैरती हुई मिली। फ्लोरिडा के कानून के अनुसार इस पूरे क्षेत्र को क्राइम सीन की तरह ट्रीट किया जाना जरूरी था। इसीलिए दोनों बॉडीज को रिकवर करने से पहले पूरे सीन का डाटा रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद टीम ने सतह पर वापस आकर सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। इन दोनों शवों को सतह पर लाना और उनकी मौत के कारण को स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रखना। जब दोनों बॉडीज को रिकवर करके लैब भेजा गया, तो वहां विशेषज्ञों ने गहराई से जांच शुरू की, लेकिन प्रारंभिक जांच में भी कोई पुख्ता कारण नहीं मिला कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई। ऐसा लगने लगा था जैसे उनकी मौत एक रहस्यमयी राज बनकर रह जाएगी। कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम फिर से उस घटना स्थल पर पहुंची। उनका मुख्य उद्देश्य उस मिसिंग गियर को खोजना था, जिससे शायद यह पता लगाया जा सके कि अंदर आखिरकार हुआ क्या था। घंटों की मेहनत के बाद टीम को नीचे से कई गियर्स मिल गए, लेकिन जब इन सभी उपकरणों की जांच की गई तो यह पाया गया कि सभी गियर पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में थे। एनएस सोसाइटी की रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिस और पीकॉक ने वो सभी आवश्यक उपकरण पहने हुए थे जो इस खतरनाक गुफा में डाइविंग के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद पुलिस ने स्कूबा डाइविंग एक्सपर्ट्स से संपर्क किया और डाइव कंप्यूटर से महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया। डेटा में दोनों डाइवर्स की लोकेशन के बारे में जानकारी थी, लेकिन इससे भी मौत का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। दूसरी ओर फॉरेंसिक टीम भी मौत के पीछे का असली कारण खोजने में असफल रही। अमेरिका का पूरा मीडिया
इस रहस्यमयी मौत के बारे में चर्चा कर रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसने इन दो अनुभवी डाइवर्स की जान ले ली। लेकिन इस गहन जांच के बावजूद किसी भी अथॉरिटी के पास अब तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। क्रिस और पीकॉक की मौत का रहस्य अब भी अनसुलझा बना हुआ था और यह घटना एक गहरी पहेली की तरह रह गई है। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगी हो और आप ऐसी और भी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारी बाकी की अनोखी और रोमांचक वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।